हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जीके क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले बता दूं कि इस चैनल पे बिहार पुलिस और बिहार एसआई के लिए लुसेंट की किताब से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है हर रोज शाम 7 बजे इस चैनल पर अपलोड होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग ज़्यादा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जितना भी आपको याद है प्रश्न फ्रेंड्स, उसका सही आंसर आप जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। क्वेश्चन क्या कहता है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, दूसरा ऑप्शन है उदयन, तीसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स मैं बता दूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि लुसेंट की बुक से लिया जाता है सारे प्रश्न। ठीक है, आपको जीएस का भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स आपसे हर रोज मिलेगा। जीके का तो मिलता ही है, आपसे जीएस का भी मिलेगा। ठीक है, तो हर एक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो सही प्रश्न हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा सी, अजातशत्रु को। ठीक है, किसको? अजातशत्रु को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? बताइए, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? पहला ऑप्शन हो जाएगा अजातशत्रु, उदयन, अशोक या फिर घनानंद। क्या होगा सही जवाब? किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो सही जवाब हो जाएगा बी, किसने? उदयन ने, याद रखेगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? चौथा नंबर क्वेश्चन है कि शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था? किसका? शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। बताइए, पहला ऑप्शन है शिशुनाग, दूसरा ऑप्शन है कालाशोक, सी में है नंदीवर्धन, डी में है इनमें से कोई नहीं। चौथा नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए क्या होगा? फ्रेंड्स सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स, इसलिए सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चौथा का सही जवाब हो जाएगा बी, कालाशोक, याद रखिएगा। कौन? कालाशोक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है, पांचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी? सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मैसिडोनिया में या फिर तक्षशिला में? बताइए, सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? पांचवा नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, बेबीलोन में हुई थी, याद रखेगा। सारे प्रश्न फ्रेंड्स भी आई है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? क्या होगा सही जवाब? सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? पहला ऑप्शन है रावी, दूसरा ऑप्शन है झेलम, सतलज, चेनाब। तो छठा का सही जवाब हो जाएगा बी, झेलम नदी पे। ठीक है, सातवां नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइए। किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? बताइए, किस प्रकार का मृदभांड जो है भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो सातवां का सही जवाब हो जाएगा सी, उत्तरी काले पॉलिष्कृत बर्तन का। ठीक है, याद रखिएगा। आठवां नंबर प्रश्न क्या कहता है? आठवां नंबर क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? बताइए, पाली ग्रंथ में, किसमें? पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पहला ऑप्शन है ग्रामक भोजक या ग्राम भोजक, सी में है कोष्ठक, डी में है ग्रामपति। पाली ग्रंथों में, किसमें? पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो आठवां का सही जवाब हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी कहा गया है, भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? बताइए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? पहला ऑप्शन है अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कानिकुब्ज या फिर धान्य कटक। क्या होगा सही जवाब? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो नौवां का सही जवाब हो जाएगा ए, अवंतिका नाम था। क्या था? अवंतिका, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन। फ्रेंड्स मैं बार बार बता रहा हूँ, सारे प्रश्न जो है भी आई सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था?
नंद वंश का संस्थापक कौन था? क्या होगा सही जवाब? पहला महापद्म नंद, बी में है कालाशोक, सी में है घननंद, डी में है नागार्जुन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो 10वां का सही जवाब हो जाएगा ए। 10वां का सही जवाब हो जाएगा ए, महापद्म नंद था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 11 नंबर की ओर हम लोग चलते हैं। कहता है ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज या जेंड्रमिज कहा गया? बताइए, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमिज या जेंड्रमिज कहा गया? पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, बी में है कालाशोक, सी में है महापद्म नंद, डी है घनानंद। तो 11 का सही जवाब हो जाएगा डी, घनानंद कहा गया। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब? प्राचीन भारत में पहली विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या फिर कुषाणों द्वारा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ए, ईरानियों द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? बताइए, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो पहला ऑप्शन है ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या फिर कुषाणों द्वारा। तो 13 का सही जवाब हो जाएगा बी, यूनानियों द्वारा किया गया। ठीक है, यूनानियों द्वारा किया गया। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ईरान के हाकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? क्या होगा सही जवाब? बताइए, क्या होगा सही जवाब? 14 नंबर क्वेश्चन 14 क्या कहता है? फिर से पढ़ते हैं हम लोग। ईरान के हाकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? पहला ऑप्शन है साइरस, बी में है डेरियस, सी है जेरिसस, डी में है डेरियस। तो 14 का सही जवाब हो जाएगा बी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। किनके शासकों के बीच हुआ हाइडेस्पस या वितस्ता का युद्ध? किन शासकों के बीच हुआ? पहला ऑप्शन है सिकंदर एवं पोरस के मध्य, दूसरा ऑप्शन है सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, चौथा ऑप्शन है सिकंदर एवं अम्भी के मध्य। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ए, सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न है। ठीक है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 326 ईस्वी पूर्व या 326 ईस्वी, 323 या फिर 323 ईस्वी में? क्या होगा सही जवाब? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ए, 326 ईस्वी पूर्व में किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या राजगिरी या फिर चंपा? फ्रेंड्स, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। क्या है VVI क्वेश्चन, याद रखिएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्या होगा सही जवाब? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? 19वां का सही जवाब बताइए। 19वां का सही जवाब बताइए। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो सही जवाब हो जाएगा सी, राजगिरी या फिर गिरिव्रज भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हम लोग। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? बताइए, किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? पहला ऑप्शन है अजातशत्रु द्वारा, कालाशोक द्वारा, उदयन द्वारा, कनिष्क द्वारा। क्या होगा सही जवाब? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो 20वां का सही जवाब हो जाएगा सी, उदयन द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे चलते हम लोग। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। क्या होगा सही जवाब? 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। किसमें? महाभारत में, अंगुत्तर निकाय में, सी ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद में या फिर संयुक्त निकाय में। क्या होगा सही जवाब? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा बी, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, आगे चलते हम लोग। 22वां नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? क्या होगा सही जवाब? कौन सा राजा, मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ए ऑप्शन है महापद्म नंद, बी ऑप्शन है घनानंद, सी में है सुकल्प, डी में है चंद्रगुप्त मौर्य। तो 22वां का सही जवाब हो जाएगा बी, घनानंद, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 23वां क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? पहला ऑप्शन है 4वीं सदी में, दूसरा ऑप्शन है 6ठी सदी में, तीसरा ऑप्शन है 2री सदी ईस्वी पूर्व, चौथा ऑप्शन है 1ली सदी ईस्वी पूर्व। बताइए प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो 23वां नंबर प्रश्न का सही जवाब है बी, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व, ठीक है। आगे चलते हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला है कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा ऑप्शन है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा ऑप्शन है उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथा है वह एक अच्छा प्रशासक था। बताइए इसमें से क्या सही है? ये चारों जो कथन दिया गया फ्रेंड्स, इसमें क्या सही है? पहला ऑप्शन है 1 और 2, क्या सही है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा डी, चारों, ठीक है फ्रेंड्स, ये चारों सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या था कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, ये एक कारण था ये। दूसरा कारण ये है कि उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण था कि उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथा है कि वह एक अच्छा प्रशासक भी था सिकंदर, ठीक है। तो यही वो 4 कारण था। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। बताइए पहला वह कौन ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? पहला ऑप्शन है साइरस, बी कॉम्बिसिस, सी डेरियस, डी जेरिसस। 27 का कोई सही जवाब हो जाएगा सी, डेरियस था। कौन? डेरियस, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 28वां नंबर क्वेश्चन। 28वां नंबर, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? मगध के राजा का अजातशत्रु का हमेशा किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा था? पहला ऑप्शन है वज्जीसंघ, इसको वैशाली भी कहते हैं, बी में है पंचाल, सी ऑप्शन है दोनों के साथ, डी किसी के साथ नहीं। मगध के राजा अजातशत्रु का हमेशा किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो 28वां का सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 29वां नंबर क्वेश्चन कि वज्जीसंघ, इसको वैशाली भी कहते हैं, वैशाली के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, इसमें रथ मुसल में क्या होता है? एक ऐसा रथ जिसमें गद्दा जैसा हथियार जुड़ा था, ठीक है, तथा महाशिलकंटक, महाशिलकंटक में से होता है पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र, ठीक है, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। बताइए क्या होगा सही जवाब? किस शासक ने? पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा ऑप्शन है कालाशोक, चौथा ऑप्शन है उदयन। किस शासक ने रथ मुसल और महाशिलाकंटक का प्रयोग किया था? क्या होगा सही जवाब? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ए, अजातशत्रु, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश, कौन वंश? नंदवंश का अंतिम सम्राट। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्म नंद, घनानंद, कालाशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो 30वां का फ्रेंड्स सही जवाब हो जाएगा बी, घनानंद था, ठीक है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? बताइए भारत में सिक्के का प्रचलन कब हुआ? 31 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 31 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? पहला ऑप्शन है अशोक के शासनकाल में, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क के शासनकाल में, तीसरा ऑप्शन है 600 ईस्वी पूर्व में या फिर 300 ईस्वी पूर्व में। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा सी, 600 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में सिक्कों का प्रचलन 600 ईस्वी पूर्व में हुआ, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कहता है कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला राजा अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत,
इनमें कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तीनों में कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजीत में। तो 32 का सही जवाब हो जाएगा सी, 1 और 3। अजातशत्रु और प्रसेनजीत जो थे वो बुद्ध के समकालीन थे, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। अगर चैनल पसंद आता हो, अगर पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता हो फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? कब? 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं फ्रेंड्स, डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। 33 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का प्रयोग, ठीक है, यही मुख्य कारण था। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछता भी है, ठीक है। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? 34 क्या होगा सही जवाब? पहला ऑप्शन है कौशल, बी में है अंग, सी में है अवंती, डी में है वैशाली। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा सी, अवंती, याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? 34 का सही जवाब हो जाएगा, 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, अवंती, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कि किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? बताइए, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या फिर महापद्म नंद, याद रखिएगा। तो 35 का सही जवाब हो जाएगा, 35 का सही जवाब होगा सी, शिशुनाग, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सारे प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं, इसलिए याद कर लीजिएगा, VPI प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है क्या कहता है कि किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बताइए, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर शिशुनाग? क्या होगा सही जवाब? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? 36 ए, बिंबिसार ने। किसने? बिंबिसार ने। आगे चलते हम लोग। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? पहला ऑप्शन है अवंती, दूसरा ऑप्शन है वत्स, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, या फिर काशी। तो 37 का सही जवाब हो जाएगा डी, काशी। किसको? काशी, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 38, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? पहला ऑप्शन है बिंबिसार, बी में है अजातशत्रु, सी में है उदयन, डी में है शिशुनाग। 38 का सही जवाब बताइए। बी हो जाएगा आंसर, अजातशत्रु, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग। फ्रेंड्स सारे प्रश्न फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न भी है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं बता दूं ये लुसेंट के जीके किताब से लिया गया है, लुसेंट के किताब से लिया गया है फ्रेंड्स। और आप सभी को पता है कि लुसेंट का बुक जो है वो सभी एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही नहीं है? चारों ऑप्शन को पढ़िए आप। तो फ्रेंड्स मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। 39 का सही हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, ये कोई सही नहीं है। पहला क्या है कि पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदर्थ ने की। दूसरा है महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वोच्च तांत्रक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारणा की। तीसरा है गिरिव्रज, राजगिरी, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। डी में इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब हो जाएगा। कौन सही नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा चारों, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 40 नंबर क्वेश्चन सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? जब सिकंदर आक्रमण किया था फ्रेंड्स उस समय उत्तर भारत पर, किस पर? उत्तर भारत पर किस राजवंश
का शासन था। याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया फ्रेंड्स, ठीक है। 40 का सही जवाब हो जाएगा, 40 का सही जवाब हो जाएगा ए नंद का, ठीक है, नंद का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में पारा में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। बताइए कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो 41 का सही जवाब हो जाएगा डी मगध। याद रखिएगा, क्या मगध, याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग। इसी तरह का फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछता है बिहार पुलिस के एग्जाम में, ठीक है, इसी तरह का सेम टू सेम पूछ देगा क्वेश्चन। 43 क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। बताइए चारों ऑप्शन में निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। क्या होगा सही जवाब, क्या होगा सही जवाब 43 का। बताइए 43 का सही जवाब बताइए, 43 का सही जवाब हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसने भारत के यूनान की रियासत बनाया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। 44 निम्नलिखित में से किस राज्य ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। बताइए किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। पहला ऑप्शन है कपिलवस्तु के शाक्य, दूसरा ऑप्शन है कुशीनगर के मल्ल, तीसरा ऑप्शन है वैशाली के लिच्छवी, चौथा ऑप्शन है मगध। 44 का सही जवाब क्या होगा, 44 का सही जवाब क्या होगा, तो सही जवाब हो जाएगा डी मगध, ठीक है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था। बताइए किसे सेनिया कहा जाता था। सेनिया में होता क्या है, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाले को सेनिया कहा जाता था। तो बताइए निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था, किसको, बिम्बिसार को, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। सेनिया 45 का सही जवाब हो जाएगा ए बिम्बिसार को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था। उग्रसेन किसे कहा जाता था, उग्रसेन का क्या मतलब होता है, भयानक सेना का स्वामी, उग्रसेन। तो किसे उग्रसेन कहा जाता था। पहला ऑप्शन है महापद्म नंद, दूसरा ऑप्शन है घनानंद, सी है शिशुनाग, डी बिम्बिसार। तो 46 का सही जवाब हो जाएगा, 46 का सही जवाब हो जाएगा ए महापद्म नंद को उग्रसेन कहा जाता था। 47 डेरियस ने 1516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था। बताइए क्या होगा सही जवाब, किसे कितना राजस्व प्राप्त होता था। 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट, 270 टैलेंट। क्या होगा सही जवाब, तो 47 का सही जवाब हो जाएगा ए 360 टैलेंट। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको याद भी नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वो वाला, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा उतना पुराना। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। नियार्क्स, एनासीक्रिटिस, सी में है एरिस्टोबुलस, डी में है हेरोडोटस। क्या होगा सही जवाब, सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। 48 तो 48 का सही जवाब हो जाएगा डी हेरोडोटस, याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। 49 महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था। ए है श्रेष्ठिन, बी में है सेठ, सी में है जेठक, डी में है ग्राम भोजक। तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ए, ठीक है, श्रेष्ठिन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गृहपति का अर्थ क्या होता है। गृहपति का अर्थ क्या होता है बताइए, गृहपति का अर्थ क्या होता है। धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए धनी किसान। गृहपति का सही जवाब होता है धनी किसान। तो फ्रेंड्स यही वो टॉप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और भी वीडियो पाना चाहते हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।